अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान अहमद सदीकी, रोल नंबर 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। और आज हम वाइब्रेशन मेजरमेंट एंड एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके ट्रांसड्यूसर्स और सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में हमारा टॉपिक है। हमारी वाइब्रेशन मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में पार्ट 2 वीडियो है हमारी। और हमारे जो कंटेंट्स है जो आज हमने पढ़ने हैं, हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम क्यों करते हैं, स्पेक्ट्रम और ओवरऑल फिल्टर्स क्या होते हैं, और लीनियर और लॉग स्केलिंग क्या होती है। उसके कंटेंट्स आपके सामने जिक्र है इसका। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है मेजरमेंट चेन। इसका इसका बारे में हमने कल भी पढ़ा था। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये होती क्या। पहली चीज़ होती है ट्रांसड्यूसर, जो कि ये मैयर करती है कि आपने कौन के वाइब्रेशन कहाँ कहाँ से आ रही है आपके पास, वो सारी मैयर करती है इसके अंदर ट्रांसड्यूसर, जहाँ जहाँ वाइब्रेशन मिली। दूसरी चीज़ होती है प्री एम्पलीफायर, मतलब कि अगर जो आपके पास मतलब कि आपके पास जो वाइब्रेशन बनती है उसको हमने एम्पलीफाई करना है, उसको इंक्रीज़ करनी है उसकी पीक को, तो इसके लिए हम वो करते हैं। तो तीसरी चीज़ आती है फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर अगर आपके पास कोई नॉइज़ होती है वाइब्रेशन में तो आप वो कम करते हैं। और फिर आती है एवरेज है, जिसके अंदर आप मीन, मॉड और मीडियन वगैरह स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम निकालते हैं उसके से भी वाइब्रेशन की। और आखिरी चीज़ है हमारे पास आउटपुट, जो हमारे पास जो एंड में कर्व बनती है वो हमारे पास शो करता है कंप्यूटर के ज़रिए। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसके अंदर हमने गियर बॉक्स ये देखा था पहले। इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स है और उसकी टाइम डोमेन में कैसी कर्व बनती है, इक्वल टाइप की कर्व बनती है डिटर्मिनिस्टिक, जो कि इस गियर बॉक्स में जाहिर करती है पीक्स को, कि इस पीक्स को जाहिर करती है कि इसमें क्या बन रही है। जबकि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर देखें तो हमें हर एक कंपोनेंट की अलग अलग पीक दिख रही दे रही है, कि हर कंपोनेंट पर अगर कोई ख़राबी है, कोई काम उसके अंदर यूज़लेस है, कोई क्या कहते हैं उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, तो हम वो उसे मैयर कर सकते हैं। तो मतलब कि हमें अगर कोई चेंजेस चाहिए इस कंपोनेंट के अंदर, इसको हमने चेंज करना है, इस कंपोनेंट को हमने किसी और कंपोनेंट लगाना है, इसे हमने हटाना है, तो उसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि ए कंपोनेंट पर अगर कहते हैं कोई ख़राबी है, ए गियर है वो ख़राब है, बी गियर ख़राब है, सी गियर ख़राब है, तो हम उसे चेंज करके हम उसे सही कर सकते हैं। इसके अंदर पीक्स ज़ाहिर कर रही है कि कितनी उसके अंदर ख़राबी है, कितनी उसके अंदर यूज़लेसनेस है। हम उसके अंदर किस तरह से उस गियर बॉक्स को चेंज करके उसके अंदर नए गियर लगाकर हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का ये फ़ायदा है टाइम डोमेन के मुकाबले में। अब आगे चलते हैं। अब आगे नई चीज़ है इस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। पहले तो हमारे पास ये एक्सेलेरोमीटर है, जो कि किसी भी कर्व को जाहिर करता है। कर्व बनाता है उसके अंदर बहुत एक से ज़्यादा पीक्स होती हैं। ये चीज़ हमारे पास एक्सेलेरोमीटर है, इसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास पीक्स को जाहिर करता है, तो हम देख सकते हैं कि कोई पीक ज़्यादा है, कोई पीक कम है। हर एक जो जो सबसे ज़्यादा पीक है वो जाहिर कर रही है कि इसके अंदर एम्पलीफिकेशन ज़्यादा है, उसके अंदर पीक वैल्यू उसकी जो है कर्व की वाइब्रेशन की वो ज़्यादा है। मतलब कि हर पॉइंट पर ये जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर यहाँ भी यहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम उस वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। हम उसको कहीं जगह पर हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत भी होती है, कहीं पर कम की ज़रूरत होती है, तो हम उस पीक्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक्सेलेरोमीटर है, ये मैयर करता है इस चीज़ को। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफिकेशन इंक्रीज़ करती है। और तीसरी फ़िल्टर। फ़िल्टर आता है। फ़िल्टर जो होता है नॉइज़ वगैरह कम करता है, कि हमारे पास सिस्टम है, अगर उसके ना वाइब्रेशन नॉइज़ हो रही है वाइब्रेशन की वजह से, तो हम उसको कम करना चाह रहे हैं, तो उसका काम फ़िल्टर वो काम ज़्यादा करता है। उसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एवरेजर और फिर आउटपुट ज़ाहिर होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे जाकर हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और ओवरऑल सिस्टम। वही वाली चीज़ को ज़रा उभार कर बताया गया है, उसके बारे में हम स्किप करते हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाती है एग्जांपल। तो एक हमारे पास एग्जांपल है फ़ैन की, और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास गियर बॉक्स की। अब फैंस और उसकी गियर बॉक्स की फ्रीक्वेंसी डोमेन हमारे पास कर्व दी हुई है, वाइब्रेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। अब हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी, अगर फ़ैन की एग्जांपल लें तो उसके अंदर देख सकते हैं जो एक पीक, ये मुख्तलिफ पीक्स बनी हुई है एक से ज़्यादा। गियर बॉक्स के लिए भी एक पीक्स बनी हुई है, एक से ज़्यादा काफ़ी बनी हुई है पीक। अगर हम उसके अंदर देखें एक पीक जो सबसे ज़्यादा है, उसके अंदर देख सकते हैं कि वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पॉइंट पर कोई ना कोई ख़राबी है, कोई ना कोई नॉइस हो रही है, कोई ना कोई इसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, कोई कोई कंपोनेंट उसका ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पीक वैल्यू है वो इंक्रीज़ से इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हमें इसे कम करना होता है, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन हमारे इस तरह से फ़ायदेमंद है कि हम इसके अंदर ये चेंजेस करके इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। अगर हम गियर बॉक्स के बारे में देखें तो गियर बॉक्स का भी यही सिस्टम है कि इसके अंदर एक पीक है, निस्बतन इसके अंदर कम है, तो उसके अंदर
टाइम के साथ उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, तो इस कंपोनेंट के अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं कि इस कंपोनेंट में ये खराबी है, तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े पीक्स के अंदर बढ़ रही हैं, 5 तक जा रही है उसकी पीक्स। तो गियर बॉक्स हमें ये बताता है, गियर बॉक्स की वजह से इस फ्रीक्वेंसी डोमेन की वजह से हम ये देख सकते हैं कि इस गियर बॉक्स के अंदर जो कोई ना कोई कंपोनेंट है उसके अंदर ख़राबी है या उसे चेंज करना है कि उसकी वजह से वाइब्रेशन हमारे पर इंक्रीज़ होती जा रही है टुकड़ों में। अब आगे चलते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा और जिक्र करते हैं कि इसके अंदर थोड़े थोड़े चीज़ों बाद एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका, उस पॉइंट का, जबकि दूसरे के अंदर नहीं हो रहा। अब हमारे पास हमने जो डाटा बनाया है उसको भी प्रेजेंट करना है हमने, तो उसके कई तरीके। एक हमारे पास एक मेथड आएगा हमारे पास लीनियर और लॉग स्केलिंग, कि हम ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का फ़ायदा क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन दोनों में से ज़्यादा किसको प्रेफर करना चाहिए। फिर हम एम्पलीट्यूड देखते हैं डेसिबल्स के अंदर, और हमारे पास लीनियर लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी स्केल में दो आते हैं, एक टिकट्स और एक ऑक्टेव, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब पहली चीज़ हमारे पास लीनियर लॉगरिथम स्केल। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या कहते हैं कोई भी गाड़ी है उसके अंदर हम फ्यूल डाल रहे हैं, तो हमने ये मीटर जाहिर कर रहा है कि हमारे पास जो क्या कहते जो हमारे पास जो फ्यूल है वो 1/5 भर गया है। जबकि अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जो फ्यूल है टैंक है वो हाफ भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि वो 1/5 भरा हुआ है, 1/5 मतलब 0.2 तक भरा हुआ है। ऊपर देखें तो उसमें 0.2 भरा हुआ है, लेकिन ज़रा उसमें कम जाहिर हुआ है। तो लीनियर और लॉगरिथम स्केल में यही फ़र्क है कि, लेकिन हमारे पास ये थोड़ा हमें मिसलीड कर जाता है ये वाला जो स्केल है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, तो हम इसे आगे जाकर देखते हैं। अब ये लीनियर लॉगरिथम स्केल में एक नई टर्म आ गई है डेकेड्स की, जो हमने पहले जिक्र किया था। अब डेकेड्स के अंदर देखें, ये भी कोई भी स्केल है उसके अंदर 0 से लेकर 0.1 तक एक डेकेड आता है, और फिर 0.1 से लेकर 1 तक एक डेकेड आता है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि इसका भी आगे जाकर अगर हम देखें लॉगरिथम के अंदर देखें तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 0.01 टू 0.1 टू 1। असल में लीनियर स्केल जो है उसके अंदर ये है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, जबकि लॉगरिथम के अंदर क्या कहते हैं एक रेशियो के साथ, एक मल्टीपल के साथ कहते हैं इंक्रीज होते हैं। तो हमारे पास जो डेकेड्स है वो इस मामले में जो हमारे पास लॉगरिथम स्केल है वो इस मायने में सूदमंद है कि इसके अंदर डेकेड्स हैं उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो हमारे पास ये फ़ायदा है इसका लॉगरिथम स्केल का। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलकर यही बात हो रही है, अब उसको जरा ग्राफिकली शो किया है कि हमारे पास जो लीनियर स्केल है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन लेवल है वो किस तरह से। अगर हम देखें तो हमारे पास जो लीनियर स्केल है उसके अंदर जरा तंग तंग कहते हैं, जुड़ी जुड़ी सी है, कि मतलब कि हम सही तरह डिटेल नहीं देख पा रहे किसी भी कर्व की। जबकि अगर हम लॉगरिथम के अंदर देखें तो उसके अंदर ज़रा डिस्टेंस है दो कर्व्स के, वो कर्व है हमारे पास, कोई उसके अंदर डिस्टेंस है जिसकी वजह से हम निस्बतन ज़्यादा क्या कहते हैं हम डिटेल्स देख पा रहे हैं उस किसी भी वेव की। जबकि उसके अंदर बहुत तंग है, और उसके अंदर जो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी 2K तक है ऊपर, और जो अगर नीचे देखें तो 20K तक है। मतलब कि हमने जो 2K था उसको ज़रा बढ़ा दिया उसके इंटरवल को, और ज़रा हमने ज़्यादा उसकी डिटेल देख ली। मतलब कि 2K तक यहाँ तक आता है, लेकिन हमने उसको ज़रा इंक्रीज़ कर दिया है। जबकि लीनियर स्केल के अंदर वो तंग तंग था, पूरा 2K तक था, हमने 20 तक कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे जाकर एक नई टर्म आती है कि बैंड पास फिल्टर और एक बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ किसी भी कर्व की हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, उसके दरमियान डिफरेंस होती है। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, हम यहाँ पर विड्थ को असल में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हायर और लोअर, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बैंडविड्थ असल में कहते हैं। तो किसी भी वेव की 3 होती हैं, एक हायर फ्रीक्वेंसी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी और एक सेंटर फ्रीक्वेंसी। सेंटर फ्रीक्वेंसी वो उसका मीन होती है किसी भी कर्व का। लेकिन ये जो हम इसके बारे में फ़िल्टर, ये हम आइडियल फ़िल्टर की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास फ़िल्टर है, फ़िल्टर क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में से नॉइज़ को कम से कम या तो कम से कम करने के लिए या ख़त्म, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हम कर नहीं सकते। तो फिर हम देख रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है वो b है, और अगर हम b है जो कि बैंडविड्थ को जाहिर करती है, तो हमारे पास एक स्क्वायर टाइप की वेव बन रही है हमारे पास, ये रेक्टेंगल। तो ये आइडियल फ़िल्टर के लिए हम ये आइडियल फ़िल्टर के लिए काम है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। आइडियल हमारे पास सिस्टम होता नहीं है। अगर हम देखें
तो ये एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, एक बिल्कुल शार्प एजेस हैं इसकी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास भी F1 और F2 आ रही है। लेकिन अगर हम एक्चुअल की बात करें तो ऐसा होता नहीं है। हमारे पास एक कर्व आती है उसके अंदर, एक कर्व आती है उसके अंदर जो कि पार्ट्स के अंदर होती है। तो हम उसके अंदर एक अप्रॉक्सीमेट करके एक लाइन बनाकर हम फिर उसकी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये बैंडविड्थ का ऊपर वाला तो सिंपल था कि हम उसको F2 माइनस F1 करके कर लेते थे। लेकिन अगर इसके अंदर देखें तो एक्चुअल के अंदर तो हमारे पास रिपल्स आ रहे हैं इसके अंदर, कि मतलब कि वो मीन लाइन से कितना कहते हैं डिस्टेंस पर आ रही है उसके अंदर। असल में आइडियली कोई सिस्टम होता नहीं है जो, मतलब कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास रिपल्स ज़रूर होंगे, थोड़े थोड़े छोटे होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। तो जिसकी वजह से जो डेसिबल्स है 3 डेसिबल हमारे पास कोई भी थ्रेशोल्ड साउंड है तो उसके अंदर ये ज़रूर प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास दो तरह के एरिया बने, एक तो दूसरी डायग्राम के अंदर देखा तो एक लाइंस वाले एरिया है और दूसरे जो है सॉलिड वाला है। तो हमारे सॉलिड वाले वो एक्चुअल है, और अगर हमने हाइपोथेटिकल देखना है तो हम डॉटेड लाइन करके उसके अंदर देख सकते हैं कि इसका बैंडविड्थ क्या है। तो हम बैंडविड्थ के लिए हम उसके हाइपोथेटिकल लाइन बनाकर एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल जिस तरह से पहले एग्जांपल के अंदर है वो करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, और उसकी बैंडविड्थ को हम F2 माइनस F1 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे सेंटर फ्रीक्वेंसी FO होती है। तो ये बैंड पास फिल्टर और बैंडविड्थ के बारे में था। अब हम आगे चलेंगे इसके बारे में। एक बात और, इसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी F0 से करते हैं हम, लोअर फ्रीक्वेंसी F1 से, और हाई फ्रीक्वेंसी हमने F2 से ज़ाहिर की होती है, और उसके डिफरेंस हमने लेकर बैंडविड्थ फाइंड कर लिया। ये हमारे पास जो विड्थ है इसकी वो हमारे पास बैंडविड्थ आ गई है। और हमने जब नीचे देखा तो 3 डेसिबल बैंडविड्थ के ऊपर हमारे पास बैंडविड्थ आ गई है उसकी, किसी भी सिस्टम की जो जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है फ़िल्टर की टाइप्स। फ़िल्टर की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास कांस्टेंट बैंडविड्थ वाली और एक हमारे पास कांस्टेंट परसेंटेज बैंडविड्थ वाली, या हम इसे रिलेटिव बैंडविड्थ भी कहते हैं। अब हमारे पास ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर एक लीनियर स्केल है और एक लॉगरिथम स्केल है। अब हमने इसके अंदर हर एक कर्व की ना बैंडविड्थ निकाली, उसकी बैंडविड्थ अलग है, एक हार्ट्स की फॉर्म में और एक ऑक्टेव की फॉर्म में। मतलब कि एक में क्या कहते हैं हम सिंपल लेते हैं, और दूसरी बात इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल लाइन बनाई हुई है इसकी, जो कि जाहिर कर रही है किसी भी कहते हैं बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने इसकी वजह से बैंडविड्थ निकाली पहले सिस्टम में, तो हमारे पास हार्ट्स की फॉर्म में आई बैंडविड्थ। जबकि अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो उसके अंदर परसेंटेज की फॉर्म में आएगी। हम नाम से देख सकते हैं कि परसेंटेज बैंडविड्थ और रिलेटिव बैंडविड्थ का नाम है। तो हमने देखा तो हाइपोथेटिकली हमने कैलकुलेट कर ली बैंडविड्थ किसी भी सिस्टम की। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आ गई। उसकी कांस्टेंट बैंडविड्थ की बात हुई है तो इसके ना जो हमारे पास यूनिट होगा वो हार्ट्स में होगा लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए। जबकि अगर हम परसेंटेज वाली बात करें तो उसके ना लोगार्थम फ्रीक्वेंसी होती है, लोगार्थम स्केल होता है हमारे पास। तो उसके ना हमारे पास जो यूनिट होता है बैंडविड्थ का वो ऑक्टेव्स में होता है, या परसेंटेज भी कह सकते हैं उसको। 1/1 ऑक्टेव, 1/3 ऑक्टेव, या फिर 3% जो कि 0.03 ऑक्टेव के बराबर होगा। तो हमने इस पॉइंट को हाइपोथेटिकली देखा, तो फिर उसकी वजह से हमने किसी भी सिस्टम की बैंडविड्थ निकाली। हमें पता है कि जिस तरह से हमने पहले देखा था कि हम लोगारिथम स्केल के डेकेड लेके लेते थे क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो हमने उस मदद से हमने सिस्टम बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, यूनिट बना लिया कि हम डेकेड या ऑक्टेव का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इस लोगारिथम स्केल के लिए। तो उसके ना हमारे पास जो आंसर होगा बैंडविड्थ का वो परसेंटेज में होगा, या फिर हम उसे ऑक्टेव भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये इसकी थ्योरी है कि हम देखिए कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती है बैंड पास फिल्टर्स की। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कांस्टेंट बैंडविड्थ फिल्टरिंग है। हमारे पास एक लीनियर स्केल आ जाता है और हमारे पास एक लोगारिथम स्केल आता है। अब हमने देखना है कांस्टेंट बैंडविड्थ फिल्टरिंग का ग्राफ के अंदर क्या रोल है। अगर हम लीनियरली देखें तो इसका इस तरह से आ रहा है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वो छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास मतलब कांस्टेंट जाहिर नहीं हो रही, पार्ट्स के अंदर आ रही है, पार्शियली आ रही है। मतलब कि 0 से 1 तक एक, 4 से 6 तक एक, और 10 पर एक। जबकि अगर हम लोगारिथम का देखें तो हमारे पास एक कर्व आ रही है हमारे पास, जो कि 1 से लेकर 1 के तक जा रही है। मतलब कि हमने उससे ज़रा उसकी इंटरवल को बढ़ा दिया। और अगर हम कांस्टेंट परसेंटेज बैंडविड्थ फिल्टर की बात करें तो उसके अंदर लीनियर स्केल के अंदर ऐसा होता है, मतलब कि
पहले पहले शुरू में कर्व एक साइनोसाइडल वेव होती है और फिर बाद में जाकर एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल फॉर्म में, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में आ जाती है। जबकि अगर हम लॉगरिथम की बात करें तो उसके अंदर कर्व ऐसी आती है जिस तरह से पिछले एग्जाम टाइप में आ रही थी, थोड़ी थोड़े इंटरवल्स के लिए। उसके अंदर पहली बात फिर से वही बात करूँ, लीनियर के अंदर हमारे पास जो इंटरवल है फ्रीक्वेंसी का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, जबकि लॉगरिथम के लिए हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो इंक्रीज होता रहता है। लॉगरिथम का मतलब यही है कि हमारे पास जो अगर हम उसका ग्राफ देखें तो उसका कर्व की फॉर्म में ग्राफ आता है, तो यही जाहिर कर रहा है। तो फिर हम देख सकते हैं कि ये तो हमने तो हमने देखा लॉगरिथम के अंदर के छोटे छोटे रिपल्स की फॉर्म में हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है साइनसॉइडल के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाकर हमने लीनियर और लॉगरिथम फ्रीक्वेंसी स्केल का वो ग्राफ देखा फिर से। तो उसके अंदर भी वही जिक्र है कि लीनियरली हमारे पास छोटे छोटे वेव्स बन रही होती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होती हैं, जबकि लॉगरिथम में नहीं होती, इंक्रीज होती रहती हैं। अगर हमने बैंड विड्थ सेलेक्ट करनी है तो हम कौन सी कैसे करेंगे? अगर हम विड्थ देखें फिर किसी भी फिल्टर की, तो अगर वो विड्थ ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी का वो भी चौड़ा चौड़ा सा होगा, मतलब कि हम डिटेल से देख सकते हैं उस ग्राफ को। अगर हमारे पास बैंड विड्थ की कहते हैं, अगर हम बैंड विड्थ ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का वो भी ये कहते हैं हमारे पास डिटेलिंग के साथ देगा। जबकि अगर हम फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ को कम कर दें तो हमारे पास जो ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का वो भी छोटा छोटा होगा, मतलब कि हम सही तरह से देख नहीं पाएंगे, उसे डिटेल से पढ़ नहीं पाएंगे, किसी मीन मॉड मीडियन नहीं निकाल पाएंगे सही तरह से साइंस से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर। मतलब कि अगर हमें बैंडविड्थ सेलेक्ट करनी है तो हम ज़्यादा वाली चूज़ करेंगे कि ज़्यादा बैंडविड्थ हो, ताकि हम डिटेलिंग के साथ उसे देख सकें। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अगर हम देखें तो बैंड विड्थ और टाइम इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, ये छोटी बात थी। अब आगे जाके हमारे पास लीनियर और लॉगरिथम एम्पलीट्यूड स्केल देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं इसके कि हमारे पास अगर इसको हमने इकट्ठा करके बनाया है लीनियर और लॉगरिथम एम्पलीट्यूड स्केल को। अगर हम देखें तो लीनियर के लिए वाले में एक पीक सबसे ज़्यादा आ रही है, और जबकि लॉगरिथम वाले में पीक कम आ रही है, लॉगरिथम वाले में सबसे बड़ी पीक लीनियर वाले से कम है। तो हमने जब इसकी कर्व देखी तो इस तरह की बन रही है, मतलब कि हमारे पास अगर हम उसकी देखें मतलब कि एक पीक तो ज़्यादा है लीनियर की, लेकिन हमारे पास बाकी पीक छोटी है, जिसकी वजह से हम डिटेल से उसे पढ़ नहीं पाते। जबकि लॉगरिथम के अंदर देखें तो वो पीक्स कहते हैं खुली खुली है, मतलब कि हम कम से कम उसे डिटेल से देख सकते हैं। जबकि अगर हम देखें लीनियर के अंदर बिल्कुल एक अगर स्मॉल हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो हम पढ़ नहीं पाते उसको। तो उसके अंदर इंटरवल भी कम हो जाता है बहुत, तो हम उसका इंटरवल एक तो ज़्यादा वाला ज़्यादा हो जाता है और कम वाला बहुत ही कम हो जाता है। तो हमने इसको ज़्यादातर लॉगरिथम एम्पलीट्यूड को हम देखते हैं कि इस मायने में ये लॉगरिथम एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डिटेल के साथ उसको स्टडी कर सकेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी वैल्यूज़, उसकी टर्मिनोलॉजी फाइंड कर सकेंगे। तो इस मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे पास ये बैंडविड्थ, सॉरी ये हमारे पास लोगार्थम एम्पलीट्यूड के, हम उसकी वजह से बैंडविड्थ वगैरह, उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी पीक, उसकी आरपीएम, सॉरी आरपीएम नहीं, आरएमएस वैल्यू वगैरह हम ये किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर डिस्टेंस आ जाता है, उसके अंदर पीक आ जाती है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी ये बात कि इसके अंदर डेसिबल्स के अंदर हम थ्रेशोल्ड देख लेते हैं हर एक पॉइंट की, कि हमारे पास जो पीक है उसकी लोगारिथम की वो कहाँ बन रही है, तो वो इक्वली बनती है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा अगर जाके आ जाते हैं हमारे पास डेसिबल स्केल, तो डेसिबल स्केल के अंदर हमने ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम ए की, ए आर एफ की, और हमारे पास ये वैल्यू जब आ जाती है, इसके बाद डेसिबल्स के अंदर जवाब आ जाता है। अगर हम देखें तो ये एक्सीलरेशन हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक डेसिबल्स के अंदर और एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो हमने देखा कि अगर हम डेसिबल्स है वो भी 10 डेसिबल वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इसके दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस को डेसिबल लिखा हुआ है, दो पीक्स के दरमियान 10 डेसिबल का डिफरेंस है, तो हम देख सकते हैं 60 डेसिबल 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो उस तरह से हमने डेसिबल का स्केल बनाया है। अच्छा ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रांसमिशन और वाइब्रेशन तरीके क्या हैं, कि इनपुट फोर्सेस होती हैं, कि क्या कौन सी फोर्सेस से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, किस किस सिस्टम पर वाइब्रेशन हो सकती है, और वाइब्रेशन के फिर टर्मिनोलॉजी पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें फोर्सेस की हैं, ये
पैरामीटर्स हैं और ये वाइब्रेशन के पैरामीटर्स हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अच्छा हमारे साइंस। रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास वाइब्रेशन के लेवल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास ये देख सकते हैं हम, ये मीटर पर सेकंड्स के और डेसिबल्स के अंदर एक्सलेशन आई हुई है हमारे पास, कि हमारे पास ये भी कोई भी फैक्ट्री है या स्कूल है तो उसके अंदर इतनी मतलब कि डेसिबल हमारे पास से साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी इसके अंदर से। जबकि अगर हम आगे जाए तो वॉशिंग मशीन के अंदर इतनी, और हमारे पास जो सीएनसी मशीन है या फिर हमारे पास ये लेथ मशीन है उसके अंदर से ऐसी इतनी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर क्या था 120 मीटर डेसिबल हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अगर हम आगे चलें तो एक्सप्लोशन के अंदर हमारे पास 1 मिलियन एक्सलेशन डेसिबल हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी। जबकि अगर हम ये ड्रिल मशीन या वर्कर जो हमारे पास काम कर रहे हैं ज़मीन का, तो उसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकती है हमारे पास, ये वाली प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड वाइब्रेशन के लेवल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो उसकी वजह से एक्सप्लोशन का तो कुछ ज़्यादा असर होता है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, कभी हमारे पास डैमेज होता है हमारे पास। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास वाइब्रेशन के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। एक हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक हमारे पास वेलोसिटी है, और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कर्व्स के अंदर देख रहे हैं। अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास मीन पोजीशन से इंक्रीज हो रही है, जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तकरीबन, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अगर हम 10K हर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करें, तो फिर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है डिस्प्लेसमेंट का इसके मुकाबले में, जबकि एक्सेलरेशन का रिलेटिवली इंक्रीज होता है। और वेलोसिटी का अगर हम इन तीनों को इकट्ठा बनाएं तो हमारे पास कुछ ऐसा चार्ट बनता है कि तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ या फिर हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का आगे जाकर हम देखेंगे कि इनका हम इनमें से चूज़ कौन सा करेंगे, एक्सेलरेशन चूज़ करेंगे, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वाला। तो हम पैरामीटर चूज़ कैसे करेंगे, तो इसका आगे देखते हैं। अगर हमारे पास ये 3 कर्व है, हमारे पास 3 तरह की चॉइसेस हैं। अब हमारे पास एक चॉइस है हमारे पास मेजरमेंट ए, एक चॉइस है हमारे पास मेजरमेंट बी, और एक चॉइस है मेजरमेंट सी। अब हमारे पास अगर हमने डिस्प्लेसमेंट चूज़ करना है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की कर्व है वो तकरीबन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हो। तो हमारे पास अगर ऐसा केस होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट होगा, एक ही लाइन में होगा, एक ही सिमत में होगा, तो हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट को चूज़ करेंगे पैरामीटर को। तो ये और अगर हम आगे देखें मेजरमेंट बी, अगर हमारे पास दूसरी मेजरमेंट ली और हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है तो हम वेलोसिटी को चूज़ करेंगे, जबकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिटली है। अगर हम मेजरमेंट सी देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो पर चली गई है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए, एक सिमत में एक लाइन में हो जाए, तो हम एक्सेलरेशन को पैरामीटर एज अ पैरामीटर चूज़ करेंगे। तो ये 3 केसेस थे, हमने इसके बारे में देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट केस थे। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे जाकर आ जाता है डिटेक्टर या एवरेजर। डिटेक्टर या एवरेजर का काम ये होता है कि हम किसी भी ए, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी वेव बन रही है तो उसके अंदर हम आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम उसके अंदर, और दूसरे एक और सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, जिसकी वाइब्रेशन ग्राफ इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि हमारे पास पहले रिपल, फिर इंक्रीज, फिर एक और रिपल, फिर डिक्रीज। तो हमारे पास की पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और टाइम और आरएमएस वैल्यू हम उसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कि एवरेजर या डिटेक्टर कहते हैं, इसका काम यही होता है। बाकी पहले हमारे पास ट्रांसड्यूसर था, फिर प्री एम्पलीफायर था जो कि एम्पलीफिकेशन करता था किसी भी कर्व की, इस और फिर हमारे पास ये फ़िल्टर आ जाता था जो कि नॉइज़ को कम करता था, नॉइज़ ख़त्म करता था। फिर आगे जाकर हमारे पास एवरेजर है जो कि ये हमने जिसके बारे में डिस्कस किया है वो है। और फिर आगे जाकर जिसकी मदद से हमने आरएमएस को, उसकी क्वांटिटीज़, उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमने फाइंड की हैं। और तीसरा इसकी मदद से हमने इस ग्राफ की भी फाइंड किया। तो एंड में आ गया हमारे पास आउटपुट आ जाता है जो हमारे पास सिस्टम की आउटपुट निकालता है। आगे हमारे पास एवरेजिंग टाइम है। किसी भी हमने जिक्र किया था कि हमने सिर्फ कहते हैं एवरेजर लगाया हुआ है तो उसका काम क्या क्या होता है। अगर हम सिर्फ एवरेज की बात करें उस एवरेजर की, तो इसके अंदर हमारे पास 2 केसेस आते हैं कि हमारे पास इस तरह की कर्व बन रही है, ये रैंडम है, और हमारे पास जब हमने देखा इसको इस तरह से तो हमारे पास 2 कर्व आती है। एक एवरेजिंग टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, एक एवरेजिंग टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। अगर हमारे पास वाइब्रेशन लेवल की वजह से अगर हम देखें
तो हमारे पास एवरी टाइम 10 सेकेंड हो तो हमारे पास स्मूथ वेव होती है स्टेबल तरह की। और अगर हमारे पास 1 सेकेंड के लिहाज से देखें तो उसमें रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने देखा कि अगर हम टाइम एवरेजिंग टाइम कम या ज़्यादा कर दें तो हमारे पास कर्व पर वाइब्रेशन लेवल पर क्या असर पड़ता है। तो ये एवरेजिंग टाइम का ये वाला इफेक्ट है इसके ऊपर कि हम अगर एवरेजिंग टाइम को टाइम के साथ इंक्रीज़ कर दें, मतलब कि हम उसका टाइम ही इंक्रीज़ कर दें, जितने हम ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास वाइब्रेशन उतनी ही कम होगी और एक दिन और एक कांस्टेंट हो जाएगी तकरीबन। हमारे पास आ जाते हैं सिग्नल और सिस्टम एनालिसिस। कोई भी सिस्टम है, ये सिग्नल है, उसका एनालिसिस क्या होता है। हमारे पास ये सिग्नल है, कोई भी कंपोनेंट पर ये मशीन पर ये लगा हुआ है, और ये एक हमारे पास सिस्टम है कि हमने किसी भी ब्लॉक पर किसी भी कंपोनेंट पर हैमर से स्ट्राइक किया है, इनपुट दिया है, एक्साइटेशन दी है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। ये सिस्टम हमारे मास लेवल पर कुछ भी हो सकता है और हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा वो भी हमारे पास आ सकता है, वो हमें कैलकुलेट बता देगा। और हमारे पास ये सिग्नल है, इसके ऊपर एक वाइब्रेशन सिग्नल दिया हुआ है जो हमें सिग्नल दे देगा, जबकि इसके अंदर हमारे पास पूरा एक आउटपुट मिलेगा किसी भी फॉर्म में, जो हमने पहले जिक्र किया था कि हमारे पास रिस्पॉन्सेज किस किस तरह के हो सकते हैं। तो ये सिस्टम एनालिसिस है और जो लेफ्ट वाला है वो सिग्नल एनालिसिस है। अब आगे चलते हैं। अब इस पहली स्लाइड का मकसद ये था कि हमने पैरामीटर देखने थे कि वाइब्रेशन के हमने पैरामीटर कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं। हमने हमने लोगारिथम और लीनियर स्केल के बारे में पढ़ा, हमने फ़िल्टर्स के टाइप्स देखी, हमने बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, हमने डेकेड्स और ऑक्टेव के बारे में पढ़ा, हमने सिग्नल और सिस्टम एनालिसिस का एंड में लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि ये क्या होता है, और हमने इसके काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन भी किया, इसको काफ़ी पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो आता है ट्रांसड्यूसर का, जो हम कहते हैं बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके ना हमारे पास कई टाइप्स आ जाती हैं, उसके यूजिंग आ जाता है कि एक्सेलेरोमीटर को हम यूज़ कैसे करते हैं, पीजोमेट्रिक एक्सेलेरोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि हम उसके आगे जाकर टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, हम सिग्नल कंडीशनल क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसको चूज़ किस बिना पर करते हैं हम देखते हैं। अब आगे स्लाइड होती है। चलो पहले हमने यही चेन दोबारा देखना है, मेजरमेंट चेन के ना ट्रांसड्यूसर प्री एम्पलीफायर थी वगैरह, ये हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास वाइब्रेशन के पहले वाले मेथड हम पहले मेजर कैसे करते थे। हमारे पास 3 तरीके से मेथड करते थे पहले तो हम या तो हम सिस्टम को हाथ लगा के देख लें कि वो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है या नहीं, या फिर हम कहते हैं किसी स्टिक को लगा के देखें कि वो वाइब्रेट शेक हो रही है या नहीं। या तीसरा तरीका हम स्टेथोस्कोप की मदद से हम वाइब्रेट देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह हम हार्ट बीट देखते हैं। अब अच्छा मैकेनिकल लीवर आ जाता है। ये मैकेनिकल लीवर है जिसके ऊपर हमने ये कोई अब कंपोनेंट लगाया है जो कि मैयर कर रहा है, जो डायरेक्टली किसी मशीन से कनेक्ट हुआ हुआ है, जो कि मैयर कर रहा है कि इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास वैल्यू दे देगा उसकी। अब हमारे पास वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर के एडवांटेज और लिमिटेशन दी हुई है। ये वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर होते हैं क्या, असल में मैकेनिकल लीवर्स होते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं किसी भी सिस्टम का। अच्छा हमारे पास पहली टाइप आती है एडी करंट प्रॉक्सिमिटी प्रोब्स की। ये 2 प्रोब्स लगे होते हैं, आउटसाइड लेफ्ट और राइट पर लगे हुए होते हैं उसके, जो कि करंट को स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर करते हैं, और जो कि हमारे पास स्क्रीन पर या फिर आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास कंपोनेंट में शो होता है। जो एप्लीकेशन की रिलेटिव मोशन है, शाफ्ट इंटेंसिटी है, ऑयल फिल्म थिकनेस लगी हुई होती है इस पर वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ऑयल वगैरह लगा होता है। और ये जो प्रोब्स हैं ये मेजर करते हैं उस सिस्टम के या ऑब्जेक्ट के कि इसके अंदर रिपल्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, या आया हमारे पास इसके अंदर वाइब्रेशन में सिग्नल आ रहे हैं या नहीं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बताई हुई हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट में ये करते हैं, और इसके जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो 2000 हर्ट्ज तक जाती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये देख। अब हमारे पास वेलोसिटी पिकअप आ गया है। इसके अंदर ये कोई भी सिस्टम है उसके लेफ़्ट राइट पर ही लगे हुए हैं, और ये मोटर है जो कनेक्टेड है डायरेक्टली पावर के साथ, और ये इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं 10 से लेकर 10,000 हार्ट्ज तक। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज एक लिमिटेड होती है कि हम लिमिटेड एरिया तक हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा हम मेजर नहीं कर सकते, इसके अलावा ये मेजर करेगा भी नहीं। और ई की वैल्यू हमारा बी और वी आती है, और ये हम फाइंड करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र ये किया हुआ, इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन का करा है। अब हमारे पास अगली टाइप आती है पीजोमेट्रिक एक्सेलेरोमीटर। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेलेरोमीटर है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे है बिल्कुल, ये कोई भी मशीन है उसके साथ ये कनेक्ट हुआ हुआ है, आउटपुट हमारे पास लगा हुआ है,
तो इसके बाद थिक थिक वे थिक वे थिक हमारे हमारे पास थिन इसके में वेफर्स टाइप की, तो वेफर्स टाइप की हमारे पास लगी हुई होती है ऑब्जेक्ट जो कि मेजर करते हैं। हमारे पास वोल्टेज आता है हमारे पास, और हमारे पास करंट आता है फेरेडे फॉर्म में। हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट में लगे होते हैं, और ये आउटपुट को स्क्रीन पर शो करवा देते हैं। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र ये है कि सेल्फ जनरेटिंग होते हैं वगैरह, और इसे मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता। इसके अंदर हाईली स्टेबल होते हैं, ये रग्ड होते हैं। जबकि और अगर लिमिटेशन के देखें तो हमारे पास कोई डीसी रिस्पॉन्स हमारे पास ट्रू मिलता ही नहीं है, मतलब कि हमें अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं लेकिन हमारे पास ट्रू नहीं मिलेगा। अब हमारे पास एक्सपेरोमीटर की टाइप्स कौन कौन सी होती है? हमारे पास 6 तरह की टाइप होती हैं। एक होती है प्लेनर शेयर, जिसके अंदर शेयर लोड लगा होता है। एक हमारे पास सेंटर माउंटेड कंप्रेशन होती है, इसकी कंप्रेस होता है, ये थीटा शेयर होती है, ये भी इसकी टाइप है। एक एनुलर होती है कि ना इसके होल होता है, डेल्टा होती है। और एक हमारे पास ऑर्थो शेयर होती है, इसकी टर्मिनोलॉजीज PRM भी ये हमारे पास इसके बारे में जिक्र है। और हमारे पास कंप्रेशन टाइप डिज़ाइन होता है जो दिस ट्रेडिशनल सिंपल कंस्ट्रक्शन गिव्स मॉडरेटली हाई सेंसिटिविटी टू मास रेशियो। जबकि अगर हम शेयर टाइप डिज़ाइन के लिए देखें तो शेयर टाइप एक्सेलरोमीटर हैव द एडवांटेज दैट दे इंट्रिंसिकली आर अदर इनसेंसिटिव टू एनवायरमेंटल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, ट्रांसिएंट एंड बेस स्ट्रेन। तो वो सेंसिटिव होते हैं और ये इनसेंसिटिव होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऑपरेशनल रेंज ऑफ वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर। तो इसकी सारी जो हमने जिक्र किया एक्सेलरोमीटर का, ये ट्रांसड्यूसर का, तो उसकी रेंज हमें बता दी है। अगर हम एडी करंट की बात करें तो उसकी रिलेटिवली कम होती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें उसका भी एक स्केयर बना होता है, लेकिन उसकी भी काफ़ी कम होती है, एक स्केयर फॉर्म में होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक तरफ हमारे फ्रीक्वेंसी है और दूसरी तरफ हमारे पास रिलेटिव एम्पलीट्यूड है उसके मुकाबले में जो दूसरी है हमारे पास, ये स्केयर फॉर्म में, और ये 100 से थोड़ा सा ऊपर है। जबकि एडी करंट वाले हमें सीधा 100.1 दे रही है। अगर हम पीजोमेट्रिक की बात करें तो उसका काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया, जबकि वेलोसिटी का और एडी का इससे कम है बहुत। तो हम इसको प्रेफर ज़्यादा करते नहीं। अगर हमने ज़्यादा एम्पलीट्यूड के लिए देखना है तो हम पीजो इलेक्ट्रोमीटर को लेते हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन पूरा एरिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कर्व का दे देता है। तो हम इसकी मदद से हम एम्पलीट्यूड देख सकते हैं किसी भी कंपोनेंट्स का, मशीन की या फिर सिस्टम की। अब हमने एक्सेलरोमीटर यूज़ करना है, मतलब कि हमें चूज़ करना है कि कौन सा हम चूज़ करें। तो पहले तो हम देखेंगे जनरल पर्पस क्या इसका, मीडियम वेट है, सेंसिटिविटी हो, या फिर हमारे पास स्मॉल लाइट और हाई फ्रीक्वेंसी हो। अब हमारे पास एक तरफ एक्सेलरेशन है और एक तरफ फ्रीक्वेंसी है। अगर हम देखें, अगर हम वेट ये वाला इस्तेमाल करें इसके अंदर, तो हमारे पास वेट ज़्यादा है, 10 to 50 ग्राम का वेट है हमारे पास, और इसकी पीको कूलम के अंदर ये वैल्यू है। और हमारे पास अगर हम वेट उसका कम करते हैं दूसरे सिस्टम के अंदर, एक तो ग्रीन सिस्टम है, एक पिंक सिस्टम है, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है। और हम तो अगर हमने कहते हैं ज़्यादातर प्रेफर करना है तो हम छोटा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट कम होगा। और उसके ऊपर पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेनी है तो हम वेट कम वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो हम 10 to 50 ग्राम वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये वेट कम वाला हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है। ये स्मॉल होता है, लाइट होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा होता है। जबकि और ये एक्सेलरेशन भी हमें ज़्यादा दे रहा होता है। जबकि हमारे पास जो हाई वेट है वो हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी और कम एम्पलीट्यूड दे रहा होता है। अगर हम आगे जगह देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की यूज़फुल रेंज कितनी है हमारे पास, ये कोई भी सिस्टम है ये कॉन्स्टेंटली सीधी लाइन में जा रहा था, फिर अचानक से इंक्रीज़ होकर फिर डिक्रीज़ हो गया। तो हमारे पास ये जो देखा ये 10% तक इंक्रीज़ हुआ, और फिर हमारे पास ये F0 पर जाकर 10%, यहाँ पर 10% ऑफ इंक्रीज़ हुआ है मेन लाइन से, और फिर इंक्रीज़ हुआ लोग ये हमारे पास कर्व बनी पैराबोला की, और हमारे पास कांस्टेंट चल रहा था, 10% इजाफा हुआ इसके अंदर। और क्या कहते हैं, ऊपर बिल्कुल पीक पर पहुंच गया। ये 10% का ऐसा जिक्र भी है उस कर्व में कि 10% का यहाँ पर -10%, तकरीबन 10% का हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ। 0.3 F0 था यहाँ पर, और जो हमारे पास जहाँ पीक बन रही थी वहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी की रेंज थी वो F0 थी। तो हमारे पास ये कर्व हमारे इस तरह की बनी है। आगे चलते हैं। आगे जाकर हमारे पास आ जाती है सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम किसी भी सिस्टम की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तब क्या होगा। अगर हम देखें, अगर हम सिस्टम की सेंसिटिविटी को कम कर दें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की। और अगर हम वेट बढ़ा दें
वेट हमारे पर कम करेंगे तो सेंसिटिविटी कम होगी, अगर वेट बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास जब वेट ज़्यादा किया तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी वो ज़्यादा हुई और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम आई। जबकि अगर हम कहते हैं मीडियम वेट देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों के दरमियान आ जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान। तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो या सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, हम ये या सेंसिटिविटी कम हो। अगर हम देखें कि हम एक्सेलेरोमीटर को किसी भी मशीन पर या फिर किसी भी सिस्टम पर माउंट कैसे करते हैं, तो हमारे पास 3-4 तरीके हैं। या तो हम थिन डबल एडेसिव टेप लगा लें, या हम सीमेंटेड का स्टड लगा दें, या फिर हम स्टड से माउंट कर दें। या एक और तरीका भी है कि हम बीज का वैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका माउंट करने के लिए। किसी भी पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि उसकी फिर हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उसके मुताबिक चेंज होगी। अगर हम देखें तो स्टड माउंटिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा है और जो बाकी हैं वो ज़्यादा कम दे रहे हैं। अगर हम देखें कि इसको माउंट कैसे किया, अगर हम हैंड हेल्ड प्रॉप की मदद से उसे माउंट करें उसके ऊपर, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह की आएगी, कम आएगी हमारे पास रिलेटिवली। अगर हम इन्वर्टेड प्रॉप इस्तेमाल करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कुछ भी कम है। अगर हम मैग्नेट का इस्तेमाल करें तो हमारे पास तकरीबन 20 तक जा रही है ये। तो हमारे पास जो हैंड हेल्ड प्रॉप है इसकी जो एम्पलीट्यूड है, ये लेवल है, डेसिबल लेवल जो उसका सबसे ज़्यादा है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की देखें तो सबसे कम है। तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है हमारे पास मैग्नेट पर। तो हम मैग्नेट यूज़ करते हैं ज़्यादातर इसको माउंट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। अब एक्सेलेरोमीटर को आइसोलेट कैसे करते हैं। अब हमारे पास कुछ सिस्टम आते हैं जिसके अंदर जो सिस्टम है वो ज़्यादा हॉट होता है, तो हम उसके अंदर वॉशर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकली, ताकि हम ग्राउंड लूप्स को रोक सकें। और तो उसकी उसकी कर्व भी उस तरह से इंक्रीज़ होगी, एक पीक पर जाएगी फिर कम हो जाएगी। अगर हम मैकेनिकल फ़िल्टर का इस्तेमाल करें तो ये हाई शॉक से हमें बचाती है। तो हमने ये मैकेनिकल फ़िल्टर को इस तरह से माउंट किया इसके ऊपर किसी भी फोर्स के ज़रिए। तो हमने इसके ऊपर माउंट किया तो हमारे पास जो कर्व आई वो कर्व ज़रा अलग तरह की आई पिछली वाली से, क्योंकि हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन इसके अंदर शुरू में हमारे पास एक वेरिएबल कर्व आई। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास माउंटिंग पोजीशन हमने चूज़ करनी है किसी भी सिस्टम पर। हमने देखना है कि हमारे पास जो एक्सेलेरोमीटर है वो हमने कैसे लगाना है। तो हम इस तरह से हम या वर्टिक हम इसको इस तरह से नहीं लगा सकते, हमने सिर्फ उस कंपोनेंट के ऊपर लगाना होता है ताकि हम कर सकें। तो हमारे पास इस तरह का तरीका भी गलत है कि हम बिल्कुल एक्स एक्सिस पर लगाएं, हॉरिजॉन्टली लगाएं, नहीं। हम उस पर इस बिठाना है उसने हमने उसे इस तरह। तो हम उसे इस तरह से ए पोजीशन के लिहाज से या फिर हम सी पोजीशन के लिहाज से कर सकते हैं। डी और बी पोजीशन के लिहाज से हम ये नहीं कर सकते, डी क्योंकि डी बी ज़्यादा दूर हो जाएगा और डी तो बिल्कुल तिरछा हो जाएगा, तो हम उसे लगा सकते हैं। तो सी पोजीशन बेहतर है, सी और ए। अगर हमने लोड को टेस्ट करना है कि किस तरह से हम लोड को टेस्ट कर सकते हैं, तो ये डायनामिक मास है, उसका जो मास है वो 1/10 उसके मास से 1/10 कम हो, जब जाकर हम उसको टेस्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो उसके यूनिट्स हमारे पास ये दिए हमें 0.65 ग्राम पर हमारे पास इतना ग्राम हो जाइए, तो हम ये देख सकते हैं तकरीबन 7 ग्राम देख। अगर हम ट्रांसफ़र सेंसिटिविटी देखनी है तो हमने वो इस तरह से ट्रांसफर हमारे पास परपेंडिकुलर लगा हुआ होता है ऑब्जेक्ट के। किसी भी सिस्टम के ऊपर हमने कोई भी सेंसिटिविटी एक्सेलेरोमीटर लगाना है तो हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारे पास 4% से कम होगी इसकी सेंसिटिविटी। और अगर हम उसे बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाएंगे तो हमारे पास सेंसिटिविटी 100% देगा वो। और जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र सेंसिटिविटी है वो 4% से कम होगी हमारे पास सिस्टम की, किसी भी एक्सेलेरोमीटर की। अब हमारे पास ट्राइबो इलेक्ट्रिक नॉइज़ है, ये हमारे पास सिस्टम है, इसकी कर्व बन रही है। तो उसके ऊपर ये हमारा ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हम, बल्कि जबकि हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं हम नॉइज़ को कम कर सकने के लिए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ जाते हैं कि एनवायरमेंटल के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। एक तो कोरोसिव सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो क्योंकि गैसेस वगैरह आ जाती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, बेस स्ट्रेन होती है इसके अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आती हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट पर काफ़ी असर पड़ता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो तो हब्स उतनी होती है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। रेडिएशन काफ़ी को कहते हैं नुकसानदेह हमारे पास, तो ये काफ़ी इसका असर है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सेलेरोमीटर की स्पेशल केसेस स्पेशल टाइप्स होती हैं। एक तो ये हमारे पास कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि हम कैलिब्रेट कैसे करते हैं। हमारे पास ये ट्राई एक्सियल होता है कि हमारे पास ट्राई एक्सियल 3D फॉर्म में पड़ा होता है। आगे चलते हैं। अगर हमने एक्सेलेरोमीटर को केयरफुली हैंडल करना है, अगर हम इसको नीचे कहते हैं ज़मीन पर ड्रॉप कर दें या गिरा दें तो ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये हमारे पास बिल्कुल कोई मेजरमेंट्स नहीं दे रहा होता, ये
इस तरह की कर्व हमारे पास सीधी चल रही होती है, लेकिन अचानक से जब हम इसे गिराएंगे तो उसकी कर्व बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएगी कर्व। तो हमारे पास ये हमें इसे हैंडल करना होता है सेफली। हमारे पास कैलिब्रेशन चार्ट है जो कि एक्सेलेरोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि हम इसकी मदद से देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलेरोमीटर है वो ठीक है या नहीं, हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ है वो ठीक आ रही है या नहीं। तो ये इस तरह से फ़ायदेमंद है कि ग्राफ की मदद से हम देख सकते हैं। ये हमारे पास कंटिन्यूस चार्ट है वही वाला। अब हमारे पास आते थे फोर्स ट्रांसड्यूसर। फोर्स ट्रांसड्यूसर भी एक तरह की एक ट्रांसड्यूसर की टाइप होती है जो पीजोमेट्रिक इलेक्ट्रोमीटर के साथ कनेक्ट होती है, एक्सियली कनेक्ट होती है। तो इसका काम भी यही होता है कि हम ट्रांसड्यूसर को फोर्सफुली किसी फोर्स के ज़रिए हम उसके अंदर वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सकें, जिससे फोर्स वाइब्रेशन के अंदर करता है, इस तरह इसके अंदर भी है। अच्छा, कैलिब्रेशन हम करते क्यों हैं? हम कैलिब्रेट किसी भी करते हैं इसलिए ताकि हम सेंसिटिविटी फाइंड कर सकें। किसी भी कहते हैं ट्रांसड्यूसर को हम फाइंड कैलिब्रेट करते हैं ताकि हम उसकी कैलिब्रेशन कर सकें। एक्सेलेरोमीटर को चेक करने का तरीका यही है कि हम उसकी पहले सेंसिटिविटी चेक करें, उसका सिस्टम चेक करें, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें और फिर उसकी एंड में सेंसिटिविटी को मुआयना करें कि वो ठीक है या नहीं। अच्छा, हमारे पास माउंटेड रेजोनेंस टेस्ट आ जाता है इसके बारे में कि हम इस इलेक्ट्रिकली सर्किट की वजह से देख सकते हैं कि उसका जो हमारे पास जो रेजोनेंस है, वो जो गूंज है उसके अंदर वो ठीक है यानी ग्राफ उसका ठीक आ रहा है या नहीं। तो हम ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन का जिक्र है। हम बैक टू बैक मेथड से ये कंप्यूटर के साथ कंप्यूटराइज कनेक्ट हुआ होता है सिस्टम के साथ। जो ये शेकर लगा होता है, शेक करता है और बताता है कि वाइब्रेशन के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ है, और हमारे पास जो एक उसके रेजोनेंस है वो हमारे पास कंप्यूटर पर उसका ग्राफ बना आ जाता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कितना रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास प्री एम्पलीफायर आता है। प्री एम्पलीफायर होता क्या है कि ये किसी भी सिस्टम की एम्पलीफिकेशन को बढ़ा सकता है, उसकी पीक बढ़ा सकता है। इसके भी काफ़ी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हमारे पास ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है। अब हमने एम्पलीफायर को प्री एम्पलीफायर चूज़ किस तरह करना होता है? अब हमारे पास दो तरह के होते हैं एम्पलीफायर, एक होते हैं वोल्टेज प्री एम्पलीफायर और एक हमारे पास है चार्ज प्री एम्पलीफायर। अगर हमारे पास इसकी वोल्टेज प्री एम्पलीफायर की वैल्यू इतनी मेंशनड वैल्यू से ज़्यादा मेंशन वैल्यू तक होगी तो हम वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे, और हमारे चार्ज से होगी तो हमारे पास 10 तक इस्तेमाल करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास पीको के अंदर दी हुई है और जो हमारे पास 1 मिली के अंदर दी हुई है। तो हम इस तरह अगर इस लाइन में चलें तो हम ये फाइंड करेंगे, और दूसरी लाइन में चलें तो हम चार्ज देखेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये तरीका है चार्ज फाइंड करने का। हमारे वोल्टेज और चार्ज एम्पलीफायर का जो सर्किट है वो ये बना हुआ है, इसके अंदर बताया हुआ है कि ये चार्ज एम्पलीफायर इसके अंदर ये कैलकुलेट किया है। अच्छा, हमारे पास अगर हम एक्सेलेरोमीटर के इनसाइड देखें तो हमके अंदर आउटसाइड और इनसाइड देखें तो उसके अंदर इस तरह के लगे हुए होते हैं कनेक्टिव, कि हमारे पास ट्यूब टाइप की लगी हुई होती है जो कि इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। ये 3 तरह के है हमारे पास प्री एम्पलीफायर। अब हमारे पास फ्लोटिंग इनपुट है कोई भी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह का बनाया हुआ है, कम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस तरह का बनाया हुआ है कि हमारे पास जो ग्राउंड लूप करंट है वो इस तरह से रोटेट कर रहा होता है सिस्टम के अंदर क्लॉकवाइज, और जबकि दूसरे वाले के अंदर हमारे पास इस तरह का बन रहा होता है। तो ग्राउंड लूप्स का जिक्र यहाँ पे हुआ है। इसका ग्राउंड लूप की प्रॉब्लम और सोल्यूशन फिर हम कंप्यूटर की मदद से देखते हैं। कंप्यूटर में हम लगाते हैं ये सॉफ्टवेयर, और हम ये देखते हैं कि इसके जो चार्ट है वो किस तरह का बन रहा है हमारे पास। अब हम कैलिब्रेशन चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्री एम्पलीफिकेशन को देखने के लिए कि हमारे पास जो प्री एम्पलीफायर है वो अप टू डेट है या नहीं, हमारे पास की वैल्यू सही आ रही है या नहीं। अब हमारे पास यही थी हमारे पास। अब हमने से इस स्लाइड से हमने क्या नतीजा अखज़ किया? हमारे पास हमने तो एक तो ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा, हमने उसकी टाइप्स देखी, हमने देखा कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एडी करंट होता है, एक पीजोमेट्रिक होता है। हम इन चीज़ों से हमने इनका देखा कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होती है। हमने सेंसिटिविटी के बारे में देखा, हमने फिर उसका फ्रीक्वेंसी के साथ चार्ट देखा, हमने फिर उसके बाद प्री एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा, उसके यूजेस पढ़े, उसके बारे में देखा कि इसका लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। फिर हमने ग्राउंड लूप के वगैरह में थोड़ा सा डिस्कस किया। उसकी मेजरमेंट चेंज के बाद में हमने दोबारा देखा कि उनके अंदर फ़िल्टर क्या होते हैं। मतलब कि हमने पूरा एक तरह से ट्रांसड्यूसर वगैरह के में पढ़ा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं उस्मान अहमद सिद्दीकी अब जाना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।